हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आप सबों के सामने जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857 चैप्टर है उसके अंतिम कड़ी को लेकर के एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री के अंतिम कड़ी को लेकर के जो दमन और विद्रोह की छवियां हैं, मैं आप सबों के सम्मुख उपस्थित हूँ। सो वंस अगेन आई एम हियर with the last topic of the series of 1857. We know with the name of the representations of 1857 in our NCRT class 12 history chapter. So today here I am with the last topic, last session, last class with repression and the images of the revolt. इन दोनों टॉपिक के साथ मैं आप सबों के सामने आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ। We will try to discuss it bilingually. That will benefit the students of both the medium, हिंदी as well as English. हम कोशिश करेंगे कि दोनों माध्यम में इसकी चर्चा करें जो दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए लाभप्रद साबित होगी। तो रिप्रेजेंटेशंस, स्टेप्स टू क्वेल द अपराइजिंग, यानी ये जो टॉपिक है हमारा दमन, जिसके माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि what kind of steps had been taken by the British government to restore their power in India, especially the places where rebellions had captured during the revolt of 1857। तो वे इलाके जहाँ पे रिबेलियंस ने कैप्चर कर लिया था 1857 के रिवोल्ट के दौरान, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। So the rebellion started from a mutiny on 10 May 1857, but soon it spread in all over North India and many cities were conquered by the rebels। हम सभी जानते हैं कि कैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू होता है और कितनी जल्दी यह उत्तर भारत के भिन्न भिन्न शहरों में फैल जाता है। These areas were brought under control only in March 1858 after protracted fighting। इन तमाम इलाकों पर 1858 के मार्च में ही वो कब्जा कर पाते हैं, जब कई जगह से सेना की टुकड़ियों को बुलाई जाती है, ब्रिटेन से भी सेना की टुकड़ी को बुलाया जाता है, और तब जाकर के काफ़ी लंबे और कड़े संघर्ष के बाद वो फिर से इन शहरों पर अपना कब्जा कर पाते हैं। टू सप्रेस द रिवोल्ट दे हैव पास्ड मेनी न्यू रूल। इस विद्रोह का दमन करने के लिए उन्होंने कई नए नियमों को, कई नए रूल्स को पारित किया। द ब्रिटिश पास्ड ए सीरीज ऑफ लॉज टू हेल्प देम क्वेल द इंसर्जेंसी। उन्होंने बहुत सारे कानूनों को पास किया जिससे वे इस विद्रोह का दमन कर सके। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ इंडिया। पूरे के पूरे उत्तर भारत पर दे हैव इम्पोज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जिसमें लोगों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, एक तरह से सैनिक शासन व्यवस्था होती है, वो उन्होंने लागू कर दिया। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वेर गिवन एक्स्ट्रा पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियंस सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। उन्होंने ये ताकत दी कि ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर हों, प्रशासनिक ऑफिसर हों, यहाँ तक कि आम ब्रिटेन हो, यानी आम ब्रिटानी नागरिक हों, वो उनके पास इतनी शक्ति दी गई, इतनी पावर दिया गया कि वे किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर दे कुड अरेस्ट एनी इंडियन एंड पनिश देम। वो सिर्फ संदेह के आधार पर उनको अरेस्ट कर सकते थे और उनको सजा भी दे सकते थे। द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वेयर सस्पेंडेड एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, दैट वॉज द डेथ पनिशमेंट। यानी जो किसी मुकदमे की प्रॉपर सुनवाई की जो लीगल प्रोसेस होती थी, these all were suspended and it was declared that rebellion would have only one punishment, that was the death punishment। यानी कोई साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं, हमें संदेह है, कोई मुकदमा नहीं, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, हमें जिस पर संदेह है उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको सजा देंगे, और वो सजा क्या होगी? सिर्फ एक सजा, सजाए मौत। इस तरह से उन्होंने एक टेरर का माहौल कायम किया, एक आतंक का माहौल कायम किया, ताकि विद्रोहियों का दमन करें और जो भी लोग विद्रोह में भाग रहे हैं वो भयाक्रांत होकर के, डर करके इस विद्रोह से दूर हो जाए। द ब्रिटिश यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन ए गिगांटिक स्केल। बड़े पैमाने पर उन्होंने मिलिट्री पावर का प्रयोग किया, बट दिस वाज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड।
सिर्फ इतना ही नहीं, हम आगे देखेंगे साम दाम दंड भेद तमाम तरीकों से उन्होंने विद्रोह के दमन के प्रयास किए। द ब्रिटिश tried to break up the unity by promising to give back to the big land holders their states who supported to Britishers। उन्होंने जमींदारों को लालच दिया, आश्वासन दिया कि आप विद्रोह से अलग हो जाएं, आप बगावत से अलग हो जाएं, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द रिवोल्ट एंड इससे हम आपकी संपत्ति को आपको दोबारा दे देंगे, आपकी जमींदारी हम आपको दोबारा दे देंगे, आपकी जागीरें लौटा देंगे। और इस तरह से उन्होंने इस बात को इन लोगों के मन में बिठाने का काम किया कि जमींदार जो ज़मीन से बेदखल कर दिए गए हैं विद्रोह के कारण, या जो भाग ले रहे हैं उनको बेदखल कर देंगे, पर जो वापस वफादार हो रहे हैं उनको इनाम देंगे। और बहुत जगह पर उनको इनाम दिया और जमींदार बहुत सारे या तो अंग्रेज़ों से लड़के मारे गए या भाग के नेपाल चले गए जहां भूख से दम तोड़ दिए, और जो लोग वापस हो गए उनको जागीरें लौटाई गई, ज़मीनें वापस दी गई। सो इन दिस वे they had taken these measures to restore their power once again in the cities and especially the areas of present Uttar Pradesh, Awadh, that was known as Awadh, to repress the rebel। यानी रिबेल को रिप्रेस करने के लिए ये तमाम मेजर्स उन्होंने अपनाए। लैंड होल्डर्स वेयर डिस्पॉजेस्ड एंड द लॉयल रिवार्डेड। इस तरह से लैंड होल्डर्स को डिस्पॉजेस किया और जो लॉयल है उनको एक तरह से एवार्ड दिया गया। नाउ इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। अब हम देखेंगे कि इस रिवोल्ट का इमेजेस कैसा था, विद्रोह की छवियां कैसी थी। तो टू नो अबाउट द रिबेल वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द सोर्सेस अवेलेबल। एक्चुअली हिस्ट्री ऑलवेज रिलाइज अपॉन द सोर्सेस, वी हैव टू गो थ्रू द सोर्सेस। तो हम जो भी हमारे पास स्रोत हैं उपलब्ध हैं उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। वी नो दैट वी वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स ऑन द रिबेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज रिबेल्स उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, दे वर नॉट एजुकेटेड, दे वर नॉट इन पावर, सो दे डिडंट हैव सो मैनी रिसोर्सेस। उन्होंने बहुत कुछ लिखा नहीं, उनके पास बहुत सारा ही नहीं, उनके नज़रिए नहीं है, उनका दृष्टिकोण नहीं है हमारे पास, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बट वी हैव मच सोर्सेस फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, British, because they were in powers, so they had rich sources. So as letters, diaries, autobiographies and official documents, images, histories, etc. यानी उनके पास बहुत सारे ब्यौरे हैं। और वो ब्यौरे क्या हैं? फौजी जो औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी थे उनकी अपनी चिट्ठियां हैं, डायरी हैं, आत्मकथाएं हैं, सरकारी इतिहासों में उनके ब्यौरे दर्ज हैं, जिससे वे अपनी दृष्टिकोण को, अपने नज़रिए को स्पष्ट कर रहे हैं। सो फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज ब्रिटिशर्स आर कंसर्न, देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैड सो मेनी सोर्सेस एंड दीज सोर्सेस आर अवेलेबल इवन नाउ। सो दीज टेल अस about the fears and anxieties of officials and their perceptions of the rebels। इससे पता चलता है कि जो वे ब्रिटिश लोग थे उनके मन में इन विद्रोहियों से कितना भय था, कितनी बेचैनी थी और उनका क्या सोच था, उनकी सोच क्या थी विद्रोहियों के बारे में, ये इससे पता चलता है। यहाँ तक कि ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में एग्जैगरेट करके उसको बढ़ा चढ़ा करके छापा जाता था। और ये कहानियाँ ब्रिटेन की जनता की भावना को भड़काती थी और उनमें एक तरह से उनको ब्रिटेन के लोगों का जनमत का सपोर्ट मिलता था कि आप विद्रोहियों का कड़े से कड़ा दमन करें। सो पिक्टोरियल इमेजेस एज पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, एचिंग्स, पोस्टर्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंट्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस बिकेम द इम्पोर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट द रिवोल्ट। तो इस तरह से ये चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट, ये सब कुछ उपलब्ध हैं और इसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमें क्या बताते हैं और विद्रोह की कैसी छवियाँ गढ़ी गई थी। अब अगला टॉपिक है हमारा इसी में, सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स। ये जो रक्षक हैं उनका कैसे अभिनंदन किया गया, हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर सेवियर्स। So British produced the variety of images to provoke a range of different emotions and reactions the British heroes who saved the English and repressed the rebels। उन्होंने उनकी जो तस्वीर हम देखते थे
उस तस्वीर को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। कैम्पबेल का, आउट्रम का, नील का, लॉरेंस का, ह्यूरोज का, हडसन का, ये सब उनके सेना नायक हैं जिनका काफ़ी गुणगान किया गया है। So these images emphasize that the time of trouble had ended and they had re-established their power. इन इमेज से पता चलता है कि किस तरह से उनके कष्टों का समय अब बीत चुका है और फिर से वह किस तरह से अब सत्ता में आ गए हैं। इनसे पता चलता हो कि नाउ दे हैड कम इनटू पावर वंस अगेन एंड देयर टाइम ऑफ ट्रबल वाज नाउ एंडेड, ये पता चलता है। यहाँ पर हम कुछ पेंटिंग्स को देखेंगे 1857 थ्रू इमेजेस। यहाँ पे दो पेंटिंग्स हमारे सामने हैं। एक रिलीफ ऑफ लखनऊ है पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बर्कर 1859 एंड सेकंड इन मेमोरियम बाय जोसेफ नोएल पैटन। इस दोनों पेंटिंग्स को आप ठीक से देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे तीन सेना नायक हैं। इन तीनों सेना नायक का बड़ा ही गुणगान किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एक तरह से फिर से ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया था। Once again, they had controlled and captured the land which they had lost during the revolt of 1857। और इसमें ये तीन लोग आप बीच में देखेंगे, तीन सेना नायक हैं। आप जूम करके इसको देख सकते हैं जिसमें कैम्पबेल, आउट्रम और हैवलॉक हैं। इनकी छवियां, उनके आसपास जो खड़े लोग हैं उनके हाथ को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है जो विद्रोह के समय विद्रोहियों ने जिसको तोड़ा फोड़ा था। और चित्र के अगले भाग में आप देख सकते हैं कि 100 हैं, घायल लोग हैं जो घेरेबंदी के दौरान मारकाट की गवाही देते हैं। और मध्य भाग में आप देखते हैं कि घोड़ों की विजयी तस्वीरें हैं और विजयी तस्वीरों से पता चलता है कि ब्रिटिश सत्ता और ब्रिटिश नियंत्रण किस हद तक अब स्थापित हो चुका है। और फिर जो दूसरा चित्र आप इन मेमोरियम देखते हैं उसमें देख रहे हैं कि अंग्रेज औरतें और बच्चे कैसे लिपटे हुए, उनके चेहरे पर कितना डर है, लाचार है, मासूम है। ब्रिटेन में वो ऐसा इमेज बना रहे थे कि हमें कितना डर है, हम कैसे मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, विद्रोही हमारे साथ कितना निर्मम दमन कर रहे हैं। तो इस तरह की छवियां यहाँ पे गढ़ने का प्रयास किया है। सो फॉर एग्जाम्पल, रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाई थॉमस जोन्स बर्कर इज एन एग्जाम्पल। It represents the siege of Lucknow by mutineers and celebrating the British victories by their heroes Campbell, Outram and Havelock, which picture is there painted in the middle of the this painting। पेंटिंग के बीच में जिसके पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं लखनऊ के सीजेस को, जो म्यूटनियर्स कैसे उसको घेरे में ले लेते हैं, उसको कब्जे में ले लेते हैं। एंड फाइनली व्हेन इट वाज regained by the British military officers, heroes Campbell, Outram, and Havelock. They were their hero because they had recaptured the city of Lucknow। तो उनके यहाँ पे एक तरह से उनका गुणगान किया गया है। द जेस्चर ऑफ द हीरोज, ट्रिम्फेंट हॉर्सेस, एकदम विजयी घोड़े हैं जिससे पता चलता है कि वो जीते हुए हैं। डैमेज रेसिडेंसी बिकॉज रेसिडेंसी वॉज डैमेज ड्यूरिंग द रिवोल्ट बाई द रिबेलियंस। एंड डेड एंड इंजर्ड ऑन द ग्राउंड एम्फेसाइज द ब्रिटिश पावर, कि हाँ वंस अगेन वी हैव डिफीटेड देम, नाउ दे आर इंजर्ड, दे आर डेड एंड वी आर वंस अगेन ऑन पावर, इन पावर। हम फिर से एक बार पावर में हैं और जो हमको हमारा जो अपोनेंट है वी हैव डिफीटेड देम सक्सेसफुली, वी हैव killed them successfully, we have injured them। So these kind of images were made to emphasize their perspectives related to the revolt of 1857। Now English women and the honor of Britain, एक और पिक्चर है आगे जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक यूरोपीय महिला ब्रिटेन की महिला है और कैसे वो विद्रोही को मार रही है और वो किस तरह से अपने आबरू की रक्षा कर रही है। सो एज वी नो that newspaper reports create the public opinion, we know very well newspapers shape our opinion, public opinion, and shape the feelings and attitudes towards the event। When the news of violence against women and children spread in Britain, people demanding the revenge। जब कभी it is very natural even in our country when there was Pulwama attack, so there was, it is very popular feeling among the Indians that we should
टेक एक्शन अगेंस्ट द पाकिस्तान। जब हमको पता चला कि हाँ पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया है, तो पूरे देश में एक जनमत तैयार हो चुका है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेनी चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ इमेजेस, दिस काइंड ऑफ न्यूज व्हेन इट स्प्रेड इन ब्रिटेन, सो पीपुल नाउ बिगेन टू डिमांड द रिवेंज। वो प्रतिशोध लेने के लिए, विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए लामबंद होने लगे। द आर्टिस्ट ऑल्सो स्टार्टेड टू शेप दीज सेंटिमेंट्स थ्रू दियर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। तो इन चित्रों के माध्यम से आर्टिस्ट जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, यानी इन छवियों के माध्यम से। देखिए इतिहास में वी आर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस आर्किटेक्चरल, लिटरेरी एंड द ट्रेवलर डायरी। सो आर्किटेक्चरल सोर्सेस में ये चित्र, पेंटिंग सब आ जाती है। तो इन सब के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये सारे चित्र जो हैं कुछ न कुछ हमें बताते हैं, बस हमें उन्हें समझने की, उन्हें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। So one famous painting, the Memoriam painting by Joseph Noel Paton, depicts English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death। और वो पिक्चर यहाँ पे है, वो पिक्चर हमने देखा है। इस पिक्चर के माध्यम से वो बता रहे हैं, ये जो पिक्चर है इन मेमोरियम, इस पिक्चर के माध्यम से वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं किस परिस्थितियाँ में आ गई हैं, जिसमें वो भयाक्रांत है। उनको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ न कुछ अन्याय होगा, और उसके लिए वो हेल्पलेस हैं, मासूम हैं, निर्दोष हैं। और दैट इज़ वाई इट डिपिक्ट्स इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन अ सर्किल, लुकिंग हेल्पलेस एंड इनोसेंट, सीमिंगली वेटिंग फॉर द इनिविटेबल डिजॉनर, वायलेंस एंड डेथ। मतलब रिबेलियन जो हैं इनको डिजॉनर करेंगे, इनके साथ वायलेंस करेंगे, इनका मर्डर कर सकते हैं। These kind of sentiments were made through these painting. These images stir up the spectator's imagination and seeks to provoke anger and fury। सब लोग गुस्सा में हो गए। हम सभी जानते हैं यूएसए में 9/11 की घटना, यदि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पे नहीं होता तो अफगानिस्तान इराक पर आक्रमण करने के लिए वो जनमत नहीं बना पाता। तो इस तरह की छवियां जो है एक तरह से एक माहौल बनाती है, एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें देश में ऐसी भावनाओं का एक तरह से ज्वार उमड़ने लगता है कि नहीं, हमें तो सबक सिखानी है, हमें तो बदला लेना है, सबक सिखाना है, कार्रवाई करनी है। सो ये सब इससे हो रहा था। इन सम इमेज वुमेन वेयर शोन एज हीरोइक फिगर। फॉर एग्जाम्पल इन मिस व्हीलर्स पेंटिंग, एक मिस व्हीलर का पेंटिंग है जिसमें वो अपनी रक्षा कर रही है, विद्रोही को मार रही है, वीरतापूर्वक उसके चरित्र को दर्शाया गया है। शी इज डिफेंडिंग हर सेल्फ अगेंस्ट द सिपोइस एट कानपुर। कानपुर में दिस पिक्चर वॉज मेड दैट द लेडी मिस व्हीलर, हाउ शी वॉज डिपेंडिंग हर सेल्फ इन कानपुर फ्रॉम द rebellions, from the rebels। It also shown as a battle to save the honor of Christianity as the Bible is laying on the ground। और इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि बाइबल जमीन पे गिरा हुआ है और हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ है। अभी देख सकते हैं ना, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर किस तरह से बहुत सारे देशों में ईस्ट जनता कानून है, या हमारे देश में भी गहाए बिगाए धर्म को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के और धर्मग्रंथों को लेकर के एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता रहता है। तो वो यहाँ दर्शाया गया कि मिस व्हीलर जो है कैसे रक्षा कर रही है अपने सम्मान की, देश की, धर्म की, और बाइबल चूंकि वहाँ नीचे गिरा हुआ है और विद्रोही उस पर हमला कर रहे हैं। आप हमेशा याद रखेंगे, यू ऑलवेज रिमेंबर, दीज ऑल आर द ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिबेलियंस। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, चूंकि ब्रिटिश हैं, सत्ता में है, पावर में है, उसके पास रिसोर्सेस है, तो दे वे आर स्प्रेडिंग देयर ओन पर्सपेक्टिव थ्रू दीज काइंड ऑफ पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स के द्वारा वो अपने पर्सपेक्टिव को, अपने दृष्टिकोण को उजागर कर रहे हैं। पंच मैगजीन कार्टून्स पब्लिश्ड इन ब्रिटेन, जस्टिस, वेंजिनेंस एंड रेट्रीब्यूशन, यानी प्रतिशोध और सबक, इसके बारे में अब हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन में लोगों के मन में गुस्सा का भाव आता है। इन तमाम छवियों के माध्यम से वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं और सबक सिखाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड हियर वेंजिनेंस एंड द रिट्रीब्यूशन। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस एंड न्यूज अबाउट द रिवोल्ट इंक्रीज द वेव्स ऑफ एंगर अगेंस्ट द रिबेलियंस, एंड नाउ इट वॉज सीन दैट फॉर द जस्टिस एंड ब्रिटिश ऑनर द रिबेल्स टू बी सप्रेस्ड रथलेसली।
यानी अब इतना गुस्सा आ गया इन छवियों से, इस तरह के संदेशों से जो आपने इन पेंटिंग्स में देखा है, कि पूरे ब्रिटेन में लोगों के मन में आया कि नहीं, विद्रोही को तो सबक सिखाना है। वो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको निर्ममता से कुचलेंगे। उनको लगता था कि उन्हें निश्चित रूप से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, अपराजेयता का प्रदर्शन करना चाहिए और क्रूर दमन करना चाहिए। सो नाउ हियर वी हैव ऑल्सो सम पेंटिंग्स थ्रू विच वी कैन सी हियर। एक पेंटिंग हमारे पास है और इस पेंटिंग में यहाँ पे दर्शाया गया है कि एक शेर है एक तरह से, और जो ब्रिटिश लायन है ही वॉज अटैकिंग ऑन बंगाल टाइगर। ब्रिटिश लायन वॉज द सिंबल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड बंगाल टाइगर वॉज द सिंबल ऑफ इंडियंस। तो इस तरह से कैसे आप देख सकते हैं कि वो लायन जो है आक्रामक मुद्रा में ही वॉज, दिस लायन इज इन एग्रेसिव मोड, और हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो किसी तरह से अपनी डिफेंडिंग स्थिति में अपने को डिफेंस कर रहा है। तो एक्चुअली these paintings were made by the Britishers, so it is very clear cut message for us that they were expressing their point of view, not the point of view of the rebels or the rebellions or the Indians. फिर एक दूसरा भी है, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, बुलोइंग फ्रॉम द गन्स। यहाँ पे पेशावर में विद्रोहियों को कैसे गन से उड़ाया जा रहा है, तोप से उड़ाया जा रहा है। जो ये इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ये छपा था वहाँ पे 3 अक्टूबर 1857 को, तो वो दिखा रहा है। और फिर उसके बाद में एक चित्र है जिसमें लॉर्ड कैनिंग ने कह दिया था कि नहीं, जो भारतीय सिपाही हैं उनके साथ एक तरह से उनका दिल जीतना चाहिए, उनका विश्वास हमें जीतना चाहिए, तो उसका भी मजाक उड़ाया गया है। और उस पर एक कार्टून बनाया गया है द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग में, जिसमें कैनिंग का दया भाव दिखा करके मजाक उड़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अरे गवर्नर जनरल, वाह वाह खूब बोल रहे हो, फिर ऐसा ही करो, फिर वो बंदूक से तुम्हें मारेंगे। तो ये सब दिखाया जा रहा है कि वो कैसे इस पर सिर पर हाथ रख के भारतीय सिपाही का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और एक और चित्र है यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर है, पेशावर में जहाँ पे विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया गया था, उसी चित्र को यहाँ पे डिटेल्स में फिर से दिखाया गया है कि किस तरह से विद्रोही एक कतार में हैं और किस तरह से तोप तैनात है और उनको किस तरह से मृत्युदंड दिया जा रहा है। That means here through these pictures they have shown their own perspective. In first picture they are showing that British lion is very much aggressive and attacking over the Indian Royal Bengal tiger. In another picture they were trying to show that how they were punishing the rebellions, यानी जो rebellions है उसको कैसे वो punish कर रहे हैं। और फिर जो थर्ड पिक्चर है उस थर्ड पिक्चर में भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से वो पेशावर में, एक्चुअली ये भी एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटनियस सिपॉइज इन पेशावर इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 3 अक्टूबर 1857 का पब्लिश हुआ है। उसमें दिखाया गया इन दिस सीन ऑफ एग्जीक्यूशन 12 रिबेल्स हैंग इन ए रो विथ कैनन्स ऑल अराउंड देम। तोप से उसको किस तरह से घेर करके उसको उड़ाया जा रहा है। तो ये सब दिखा करके वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि नहीं, हमारे मन में दया के लिए कोई जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस, नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। ये दिखा रहे हैं, ब्रिटिशर्स आर शोइंग दैट दे हैड नो टाइम फॉर क्लीमेंसी, वो दया के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। सो इनन्यूमरेबल पिक्चर्स एंड कार्टून्स वर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स दैट सैंक्शन ब्रूटल रिप्रेशन एंड वायलेंट रिप्राइजल। उन सारे पत्रों में इस तरह से दिखाया जा रहा है, एक तरह से दहशत का प्रदर्शन किया जा रहा है कि नहीं, ये जो विद्रोही हैं उसको पूरा मन में एक तरह से डर फैला दो, आतंक फैला दो, इतना मारो कि वो पूरे के पूरे डर जाएं, उनके मन में पूरा का पूरा डर बैठा दे ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कभी वो विद्रोह की हिम्मत ना कर सके। सो दिस काइंड ऑफ मैसेज दे वांटेड टू गिव द इंडियंस दैट इन फ्यूचर यू शुड नॉट थिंक अबाउट द रिवोल्ट। इस तरह से वी आर सुपर पावर, we can defeat anyone, Indians are not able to fight back against us. So this kind of message they wanted to give through these images. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the British Lions vengeance on the Bengal tiger I have discussed already here, and Justice Punch were the famous images. Now the performance of terror, यानी दहशत का प्रदर्शन, the vengeance and retribution, जो प्रतिशोध और सबक है, वेयर एक्सप्रेस इन द ब्रूटल वे इन विच द रिबेल्स वेयर एग्जीक्यूटेड। इसको बड़ी तरीके से, यानी विद्रोहियों को निर्ममता पूर्वक मारा गया, यहाँ तक कि जो मर जाते थे उसको दोबारा सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी, सार्वजनिक रूप से मारा जाता था
ताकि लोग उससे डरें। दे वेयर ब्लोन फ्रॉम गन्स और hanged from the gallows. Images of these executions were widely circulated through popular journals. ये through popular journal it was widely circulated in Britain also. So images of executions of Indian soldiers in Peshawar also showed their bravery. उन्होंने अपनी बहादुरी को भी दिखाया कि भाई पेशावर में हम भारतीय सिपाहियों को किस तरह से मार रहे हैं, तोप से उड़ा रहे हैं. नाउ नो टाइम फॉर क्लीमेंसी. नाउ ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैड शोन दैट दे हैड नो टाइम फॉर क्लीमेंसी. कोई दया नहीं, टेरर क्रिएट करो, हॉरर क्रिएट करो, डराओ भारतीयों को. मेनी इमेजेस एंड कार्टून्स वर पब्लिश्ड इन दैट टाइम हु शो द लेनियंसी टुवर्ड्स द रिबेल्स. बहुत सारे ऐसे इमेज, ऐसे छवियां हैं जिससे वो इस बात को यहाँ पे बता रहे थे कि हमारे पास कोई भी दया के लिए जगह नहीं है, हम विद्रोहियों को बकसने नहीं जा रहे हैं. दे बिकम द मॉक्ड इन द ब्रिटिश प्रेस. इन द इमेज द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, I have told you already how they were making joke on the Canning when he was thinking that we should do something special to get the trust of the Indian soldiers. उस पर कैसा comment इन्होंने किया. So Canning was shown as looming father figure with his protective hand over the head of a sepoy. We all know during the time of the revolt of 1857, Canning was the Governor General in India. So who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other, both dripping with blood. यानी ये तलवार दिखा रहे हैं कि भारतीय सिपाही के हाथ में तलवार है, वो खून से सना हुआ है, और अभी भी कैनिंग उस पर भरोसा कर रहा है. एज ही डिक्लेयर्ड दैट ए जेस्चर ऑफ लेनियंसी एंड ए शो ऑफ मर्सी वुड हेल्प इन विनिंग बैक द लॉयल्टी ऑफ द सिपोइज. जिसमें वो बता रहा था कि नहीं, कैनिंग ने ऐलान किया था कि नरमी और दया भाव से हम फिर से सिपाहियों का विश्वास जीतेंगे, उसकी वफादारी हासिल करेंगे. तो उसका ब्रिटिश प्रेस में मजाक उड़ाया गया. ब्रिटिश प्रेस में उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. सो इन वन of the cartoons published in the pages of the Punch, a British journal of comics satire, Canning is shown as a looming father figure with his protective hand over the head of a sepoy who still holds an unsheathed sword in one hand and a dagger in the other. So both dripping with blood. यानी बताया गया कि ये भारतीय सिपाहियों के हाथ खून से सने हैं और कैनिंग उस पर दया दिखा रहा है, तो उसका मजाक उड़ा रहे थे. Now the nationalist imageries, whatever we have discussed here, that was the images of British media, British press, British paintings. They were expressing their own view, their point of view. Their entire emphasis was to justify their actions against the Indian rebellions. Here once again we are going to now discuss the nationalist imageries. Yes, definitely we have very few sources regarding nationalist imageries, but they express many things. वो बहुत चीज़ बताते हैं. The national movement drew its inspiration from the events of 1857. हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, definitely we know the revolt of 1857 was not successful. It was the failure, but it became the inspiration for the national movement of India. हमारा फ्यूचर में जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसके लिए एक इंस्पायरिंग सोर्स के रूप में इसने काम किया. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हियर दैट द नेशनल मूवमेंट ड्रू इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ 1857. इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. एज आई एम गोइंग टू कोट द स्टेटमेंट ऑफ वी.डी. सावरकर, ही हैज सेड दैट revolt of 1857 was the first war of independence. Even the British Prime Minister Disraeli, he once quoted that the revolt in Awadh was national. That was a national revolt. उसने बताया, डिजरायली ने, जो कभी प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, कि अवध में जो विद्रोह था वो राष्ट्रीय विद्रोह था. हालांकि वो 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन रह चुका था. उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया. So in which people of all the sections of society come together. Really, it was a very good lesson for the Indians that once our forefathers, ancestors had united against the Britishers, against the mighty Britishers, and they had fought against them. उन्होंने they fighted against them. उन्होंने उसके against fight किया. तो ये सब चीज़ें. So leaders of the revolt were presented as heroic figures leading
द कंट्री इनटू बैटल ऑफ फ्रीडम। उस विद्रोह के जो ये नाना साहब हैं, तात्या टोपे हैं, बेगम हजरत महल है, झांसी की रानी है, वीर कुंवर सिंह हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, आज़ादी के संग्राम के दौरान भी एक हीरो के रूप में रहे, जिससे लोग प्रेरित होते रहे। सो द रिवोल्ट रोज्ड द पीपल टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो 1857 का जो रिवोल्ट है, एक फ्यूचर के इंडियन जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशनल सोर्स के रूप में काम किया, और उसके जो लीडर्स हैं वो डेफिनेटली दे वेयर द इंस्पायरिंग सोर्स फॉर द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ फिगर हैं जहाँ पे फिल्मों और पोस्टरों में ने रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में दिखाया है। पेशवा भी दिख रहे हैं, आप रानी लक्ष्मीबाई को देख सकते हैं किस तरह से वो हॉर्सेस के साथ फाइट करने जा रही हैं, उनके हाथ में स्वॉर्ड है, पीठ पर बच्चा है। और तभी कभी सुभद्रा कुमारी चौहान ने गाया कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर कुंवर सिंह के लिए कहा कि 80 भारत के बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से पूरे भारत के लोगों को, बहादुर शाह जफर का भी आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। सो इन दिस वे, थ्रू दीज इमेजेस वी कैन ऑल्सो नो द point of view of our leaders of the revolt of 1857 and the rebels of the 1857 rebellions of the 1857. We can know their view, their point of view, their feelings, their emotions through these pictures. The poets and the writers also gave their full support. बहुत सारा चीज़ 1857 पे लिखा गया है। With their narrative and poems, many books have been written to highlight the contribution of many patriots like Rani Jhansi, Tatya Tope and many others, especially Subhadra Kumari Chauhan and her poem खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वृंदावन लाल वर्मा ने भी लिखा है। So through this they had shown their feelings, their emotions, their perspective, their point of view रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी उन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में अपने फीलिंग्स को बताया। तो इस तरह से राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना में जो नेशनलिस्ट थिंकिंग है उसमें पोएट राइटर्स ने काफ़ी कुछ बताया। और ये तस्वीरें जो हैं ये अपने समय के भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शकल दिया। और ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से जहाँ वहाँ की जनता उत्तेजित हो रही थी कि भारत में विद्रोह को कुचल देंगे, दबा देंगे, तो भारत के लोग भी प्रेरणा ले रहे थे कि अपने पूर्वजों से कि हम आगे चलकर लड़ेंगे, फाइट करेंगे और इस जो शोषण करने वाली एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश रूल जो है उसको हम भारत से खात्मा कर देंगे। तो दोनों तरफ इन इमेजेस के माध्यम से विद्रोह की छवियां दो तरह की घड़ रही थी। हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगत सिंह अंग्रेजों के लिए एक आतंकवादी थे, पर हमारे लिए वो शहीद आजम हैं, अमर शहीद हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। तो दोनों तरह के व्यूज हैं। हमें वास्तव में इन तमाम इमेजेस के माध्यम से जो वास्तविक इतिहास है उसको जानने का प्रयास करना है। और जब हम इसकी पड़ताल करेंगे, व्हेन वी एग्जामिन दीज ऑल फैक्ट्स, देन वी विल फाइंड that really the British rule was a colonial rule. It was suppressive. It was exploiting all Indians, all sections of Indian society. That is why these Indians, they joined their hands together and they tried to defeat the Britishers. They tried to once again get the control over the India and its political one we can say it political governance। यानी वो चाहते थे कि हम फिर से अपने देश की सत्ता को वापस पाएं, चूँकि उनको समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो औपनिवेशिक शासन है। और औपनिवेशिक शासन, वी ऑल नो द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल इज़ एक्सप्लॉयटेटिव, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग इस पर सहमत है। ऑल हिस्टोरियंस आर एग्री ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट कॉलोनियल रूल always, colonial rule, the nature and character of colonial rule is always exploitative, suppressive, हमेशा वो शोषक है, अत्याचारी है। तो एक मौका मिला और लोगों ने कोशिश की, भले वो अपनी कोशिश में असफल रहे, बट उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, we have completed this chapter. It is very useful for class 12 history and also useful for the various competitive exams
whether SSC, UPSC or state PCS. So I think you all will watch this, and if आपको ऐसा लगे कि ये वीडियो आपके लिए एक तरह से ज्ञानवर्धक है, तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. So if you feel that video is useful for you, so please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice time.